गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत जो हमारी बुक चल रही है वो चल रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा एग्रीकल्चर। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर की मीनिंग को जाना कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो हमने इसके सबसे पहले इस मीनिंग को जब देखा तो हमने पाया कि एग्रीकल्चर जो है इंग्लिश रूपांतरण है कृषि का, जो एगर प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। अर्थात एगर और कल्चर, भूमि का खींचना या भूमि का जोतना एग्रीकल्चर कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हमने जो है देखा था। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर के अंतर्गत जब चर्चाएं की और एग्रीकल्चर के हमने ये बताया आपको सबसे पहले कि कृषि के अंतर्गत जो फसलें हैं उन फसलों का हमने क्लासिफिकेशन किया, और वो क्लासिफिकेशन जो किया था वो हमने ऋतुओं के आधार पर या मौसम के आधार पर किया। क्लासिफिकेशन ऑफ वेदर, हमने फसलों को ऋतु चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहली जो फसल थी वो आपकी रबी की फसल थी जो शीतकालीन फसल कहलाती है। दूसरी जो फसल थी वो आपकी खरीफ की फसल थी जो आपकी वर्षाकालीन फसल कहलाती है। और तीसरी जो फसल थी वो जायद की फसल थी। इसके बाद में हमने जो फसलों का जो वर्गीकरण किया वो यूटिलिटी के आधार पर किया, उपयोग के आधार पर किया, और उपयोग के आधार पर हमने फसलों को 3 कैटेगरियों में बांटा। जिसमें से पहली जो कैटेगरी थी वो थी हमारी खाद्यान्न फसलें। हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न फसलें भारत की कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको बताया, जिसमें गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, साथ ही साथ मोटे अनाज के बारे में। और मोटे अनाज के अंतर्गत हमने ज्वार को पढ़ा, मक्का को पढ़ा, बाजरा को पढ़ा, जौ को पढ़ा। साथ ही साथ ये खाद्यान्न जो फसलें थी, इन खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो हमारे जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं और जो चावल थी, इस गेहूं और चावल की फसल के अंतर्गत जो हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुई थी, हरित क्रांति जो हुई थी, उसके बारे में आपको हमने बताया। साथ ही साथ हमने आपको बहुत सारी क्रांतियां जो संबंधित थी वो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। इसके बाद में उपयोगिता के आधार पर हमने जब बात की थी तो हमने प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। इसके बाद में आज हमारे पास दूसरी जो उपयोग के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण किया था उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण फसलें आती हैं औद्योगिक फसलें, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। जो औद्योगिक फसलें हैं उन फसलों का जो उपयोग होता है वो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वो कौन कौन सी फसलें उनका आज हम विस्तार से यहाँ चर्चा करते हैं। तो हमने जब आपके सामने उपयोग की बात की थी, यूटिलिटी की बात की थी कि उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखा था, तो उस उपयोगिता के आधार के अंतर्गत अगर हम औद्योगिक फसलों की अगर चर्चाएं करते हैं तो सबसे पहले औद्योगिक फसलें वे फसलें होती हैं जो हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। औद्योगिक फसलें वे फसलें होती हैं जो हमारे उद्योगों के लिए क्या उपलब्ध कराती हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। उनको हमने औद्योगिक फसलों के अंतर्गत रखा है। और इन औद्योगिक फसलों के अंतर्गत जो हमारी प्रमुख फसलें आती हैं, जिसके अंतर्गत आपका कपास आता है, जिसके अंतर्गत आपकी जो है जूट आता है, जिसके अंतर्गत आपका गन्ना आता है, जिसके अंतर्गत आपका तिलहन फसलें आती हैं। ये समस्त जो फसलें हैं वो आपके औद्योगिक पदार्थों के लिए, उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो जैसा कि पहले हम कपास के बारे में चर्चा करते हैं तो हम इस बात से परिचित हैं कि जो कपास जो है वो भारतीय मूल का ही पौधा है, क्योंकि जो हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यताएं हैं उन सिंधु घाटी सभ्यताओं से प्राप्त जो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हैं उन अवशेषों से यह जानकारी, यह तथ्य सामने आता है कि जो कपास है वो भारतीय मूल का पौधा है। साथ ही साथ जो है कपास के अगर हम उत्पादन की बात करें तो कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो यूएसए के द्वारा किया जाता है विश्व स्तर पर। हमें इस बात से परिचित है कि हमने अभी खाद्यान्न फसलों को पढ़ा था, तो जिस प्रकार से खाद्यान्न फसलों के लिए भौगोलिक परिस्थितियां या भौगोलिक कारक जिम्मेदार होते हैं, उसी तरह से इन औद्योगिक फसलों के लिए भी भौगोलिक परिस्थितियां या भौगोलिक कारकों की आवश्यकता होती है।
और इन भौगोलिक कारकों के अंतर्गत अगर हम इसकी बात करते हैं भौगोलिक कारकों की, तो कपास के लिए जो भौगोलिक जो कारक हैं, ऐसे कौन कौन से एसेंशियल जो है फैक्टर हैं जो इस फसल के लिए, इस क्रॉप के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे पहला जो आपका तापमान आता है कि टेम्परेचर इस फसल के लिए कितना होना चाहिए। तो हम इस फसल के लिए जो तापमान की बात करते हैं तो 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कपास की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद में अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है 70 सेमी जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो कपास के उत्पादन के लिए जो है लावायुक्त मिट्टी, लावायुक्त अर्थात काली मृदा, काली मृदा की जो है आवश्यकता होती है और ये काली मृदा के अंतर्गत इसका जो है प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो कपास जो होता है वो एक लंबे के रेशे की कपास होती है जिसे हम अमेरिकन कपास के नाम से जानते हैं, जिसका जो रेशा जो होता है वो लगभग 22 मीटर होता है, 22 मीटर 22 nm जो है पाया जाता है। इसी तरह से इसके अंतर्गत जो रेशा होता है इसका जो उसमें चमक पाई जाती है, कपास के रेशे के अंतर्गत जो अमेरिकन रेशा होता है वो बहुत लंबा रेशा है, लंबे रेशे वाली कपास जो है अमेरिकन कपास को कहते हैं, उसके अंतर्गत चमक पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम इसके उत्पादित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्पादित क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं, इसके उत्पादन के अगर क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसके उत्पादन के अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत सबसे पहला जो आपका क्षेत्र है वो आपका महाराष्ट्र का आता है, फिर आपका गुजरात का आता है, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान। ये इसके प्रमुख जो है उत्पादित क्षेत्र हैं जहां इनका उत्पादन किया जाता है। और भी है तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, इन भागों के अंतर्गत इसके अंतर्गत उत्पादकता देखने को मिलती है। यूपी में भी मिलता है, उत्तर प्रदेश। जो हमारी इंडस्ट्रियल फसल की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के अंतर्गत सबसे पहली जो आपकी महत्वपूर्ण फसल है वो है आपकी कॉटन अर्थात कपास। कपास जो होती है, इस कपास की फसल की अगर हम बात करते हैं तो कपास भारतीय मूल का एक पौधा है और इस कपास का जो उपयोग है वो उद्योगों के अंतर्गत जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और इस कपास की फसल के लिए उपयुक्त जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, उन भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत तापमान जो होता है वो 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना आवश्यक है। और अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो 70 से लेकर 100 सेमी वर्षा जो है इसके लिए चाहिए, 70 से लेकर 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर हम सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं तो इस प्रकार की जो कपास की जो फसल है उसके लिए जो हमें लावायुक्त या काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसके उत्पादित क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो कपास जो है उसका अगर विश्व स्तर पर देखते हैं तो कपास सबसे ज्यादा यूएसए के अंतर्गत उत्पादित किया जाता है। अगर भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जो सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है और महाराष्ट्र के बाद में गुजरात के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, केरल के अंतर्गत, तमिलनाडु के अंतर्गत, कर्नाटक के अंतर्गत, हरियाणा के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत, पंजाब के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये
ऐसे प्रमुख भाग हैं, क्षेत्र हैं जहाँ जो है कपास का उत्पादन किया जाता है। और ये जो लावायुक्त जो मिट्टी होती है या काली जो मिट्टी है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और कपास की फसल जो होती है उसकी अगर हम प्रकार की अगर हम बात करें, किस्म की अगर हम बात करें, तो कपास जो होती है उसके अंतर्गत से एक लंबे रेशे वाली कपास होती है, एक मध्यम रेशे वाली कपास होती है और एक छोटे रेशे वाली कपास होती है। जो लंबे रेशे वाली कपास होती है वो जो रेशा जो होता है वो सुनहरा रंग का होता है, मजबूत रेशा होता है, उसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं। उसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 22 mm की लंबाई होती है उस रेशे की। अगर हम मध्यम रेशे की अगर बात करते हैं तो मध्यम रेशे की लंबाई जो होती है, मध्यम रेशे वाली कपास की अगर रेशे की लंबाई की बात करते हैं तो उसकी लंबाई जो होती है 18 mm होती है। और अगर हम लघु या छोटे रेशे वाले कपास की अगर हम बात करते हैं तो छोटे कपास वाले रेशे की जो लंबाई होती है वो आपकी 18 mm से कम पाई जाती है, लगभग 10-12 mm होती है। तो ये इसके कपास के बारे में हमने ये सारी वस्तु जो थी उनके बारे में समझा कि किस तरह से कपास का जो है उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाता है और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कपास के लिए उपयोग की जाती हैं। ये कपास का जो प्रोडक्शन जो आज हम कर रहे हैं, इस कपास का उपयोग जो हम कर रहे हैं उसका उपयोग हम उद्योगों के अंतर्गत कर रहे हैं। और कपास पर आधारित जो उद्योग है वो कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या उपलब्ध करा रहे हैं? कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है। क्या उपलब्ध करा रहा है? कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है हमारा कच्चा माल उपलब्ध कौन करा रहा है? कपास करा रहा है। कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है। तो ये हमारी पहली औद्योगिक फसल थी। इस पहली औद्योगिक फसल के बारे में हमने आपको बताया कि पहली औद्योगिक फसल के लिए ऐसे कौन कौन से तो कारक हैं जो इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसके बाद में हम दूसरी औद्योगिक फसल की बात करते हैं। तो दूसरी औद्योगिक फसल हमारी जूट, जिसको हम पटसन के नाम से जानते हैं। एक रेशेदार पौधा है, रेशेदार पादप है। इसका जो उपयोग जो होता है वो सूतली बनाने के लिए किया जाता है और हमारी सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, टाट बनाने में किया जाता है, बोरी बनाने में किया जाता है, सूतली बनाने में किया जाता है, गलीचे बनाने में किया जाता है, सजावटी वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप ये जूट जो है एक रेशेदार पौधा है। अगर हम इसकी बात करें जूट की तो इसके लिए भी भौगोलिक परिस्थितियों की अगर हम बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से भौगोलिक जो कारक हैं, जो परिस्थिति हैं, तो परिस्थितियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले भौगोलिक कारक और परिस्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है आपका तापमान। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो उपयुक्त तापमान है वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए चाहिए। अगर हम यहाँ वर्षा की बात करते हैं तो लगभग 100 से भी वर्षा चाहिए, 100 से भी वर्षा। और अगर हम मृदा की बात करते हैं तो जूट का जो उत्पादन होता है वो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जो मृदा होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जो हमारा जो गंगा, यमुना, सतलज या हमारा गंगा का जो मैदानी जो भाग है, गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत जो जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है कपास उसकी जूट की जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा की जाती। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जूट के अंतर्गत अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो जूट का जो हमारा ये जो हमारा पटसन है, इस पटसन का जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो पटसन का है वो आता है आपका पश्चिम बंगाल। जो प्रोडक्शन की दृष्टि से जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में इसमें बिहार है, छत्तीसगढ़ है, बिहार,
छत्तीसगढ़, असम, या छत्तीसगढ़, असम आदि जो राज्य हैं, उड़ीसा, मेघालय, उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ये इसके प्रमुख जो हैं उत्पादित क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो हमारी पर्सन है इसका सर्वाधिक जो है प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। और ये जो पर्सन है वो हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जो हमारे सजावटी जो वस्तुएं होती हैं, जो हमारी सूतली है, जो हमारी रस्सियाँ होती हैं, रस्सियों के कारखाने के लिए, सूतली के कारखाने के लिए, या हमारे टाटपल्ली के कारखाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कौन कराता है? पर्सन कराता है। तो ये इसका उपयोग है, इसलिए इसे हम औद्योगिक फसलों के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगली जो हमारी फसल है, वापस एक बार समझ लीजिए, जो हमारी दूसरे नंबर की प्रमुख औद्योगिक फसल है वो हमारी पटसन या जूट है। पटसन और जूट जो है एक रेशेदार पौधा है। इसका उपयोग जो है हमारे सूतली उद्योग के अंतर्गत किया जाता है, रस्सी उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे जो सजावटी वस्तुएं होती हैं, घरेलू सजावटी वस्तुएं होती हैं, उनके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। इस फसल के उत्पादन के लिए अगर हम भौगोलिक कारकों की अगर बात करते हैं तो भौगोलिक कारकों के लिए जो तापमान है वो 20 से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर हम वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो वर्षा इसके अंतर्गत 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके लिए सॉइल की अगर बात करते हैं तो यहाँ सॉइल जो है वो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो नदियों द्वारा भाग कर लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उस वाले जो क्षेत्र में, जो हमारे भारत के गंगा का जो प्रभावित जो भाग है उस गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत जो है इस पटसन की या जूट की खेती सर्वाधिक की जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, मेघालय आदि राज्यों में किया जाता है। इसके बाद में अगली जो हमारी औद्योगिक फसल है वो देखिए गन्ना। अगली जो हमारी औद्योगिक फसल है वो है हमारी गन्ना, शुगर केन। गन्ना जो है वो हमारी एक नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है। इसे हम नकदी फसल भी कहते हैं। नकदी फसल अर्थात जो हमारी चीनी उद्योग है, यानी हमारा जो चीनी उद्योग है उस चीनी उद्योग के लिए शुगर जो उद्योग की जो है उसके लिए क्या है, कच्चा माल उपलब्ध कराता है गन्ना। हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि जो गन्ना है उस गन्ने के अंतर्गत जो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। और अगर विश्व की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के अंतर्गत जो सर्वाधिक गन्ने का जो उत्पादन का कार्य है वो ब्राजील में किया जाता है। और ब्राजील के बाद में अगर जो है विश्व स्तर पर अगर हम गन्ने का उत्पादन देखें तो भारत जो है दूसरे नंबर पर जो है गन्ने का उत्पादन करता है। भारत के अंतर्गत जो गन्ने का उत्पादन का जो कार्य है वो उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक किया जाता है। उत्तर भारत के अंतर्गत जो है गन्ने का अधिकांश जो है उद्योग, गन्ने पर आधारित अधिकांश उद्योगों की स्थापना, उसी तरह से दक्षिण भारत के अंतर्गत भी जो है गन्ने के उत्पादन के कारण जो है या शुगर मिल या गन्ने पर आधारित उद्योग है वो सारे लगे हुए। इस फसल के लिए अगर हम बात करते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम भौगोलिक कारकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो भौगोलिक कारकों में सबसे पहले तापमान की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए भी 20 से लेकर 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर हम वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो है लगभग 100 सेमी से 120 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर हम मिट्टी की अगर बात करते हैं तो इसके लिए हमें काली मृदा, दोमट काली मिट्टी, लाल जो काली मिट्टी होती है वो इसके लिए गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसके हम क्षेत्र की बात करते हैं, उत्पादन के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन के क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद में पंजाब में किया जाता है। पंजाब के बाद में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल,
बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद में गुजरात के क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत किया जाता है। सर्वाधिक उत्तर भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये इसके प्रमुख उत्पादित क्षेत्र हैं। और यूपी के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा, इसके अंतर्गत उत्तर भारत के अंतर्गत जो यूपी है उसके अंतर्गत का सबसे ज्यादा उत्पादन का काम किया जाता है। जैसे मुजफ्फरनगर के अंतर्गत जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन का किया जाता है। मुजफ्फरनगर हो गया आपका, सहारनपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंतर्गत, दक्षिण भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंतर्गत अहमदनगर हो गया, कोल्हापुर हो गया, पुणे हो गया, इन सभी भागों के अंतर्गत किया जाता है। फिर कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंतर्गत जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर के अंदर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों के अंतर्गत गन्ने का उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो ये गन्ना जो है वो नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। चीनी उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ इसके लिए जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों में इसमें तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो 100 से 120 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है दोमट, चिकनी, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहारनपुर के अंतर्गत किया जाता है, मुजफ्फरनगर के अंतर्गत किया जाता है। ये इसके जो है प्रमुख उत्पादित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के। इसके बाद में दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आंध्र, इन राज्यों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत अहमदनगर, कोल्हापुर, पुणे, इन क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन के कारण ही हमारे यहाँ इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत जो है शुगर मिल स्थित है, चीनी उद्योग स्थित है। जिन चीनी उद्योगों के लिए जो गन्ना होता है वो कच्चे माल के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी तीसरी औद्योगिक फसल हुई गन्ना। इसकी अगर हम बाद में बात करते हैं तो इसके बाद में जो हमारी जो फसलें आती हैं वो आती हैं हमारी तिलहन फसलें। और तिलहन फसलों की अगर हम बात करते हैं तो तिलहन जो फसलें हैं जिनके अंतर्गत हम सभी इस बात से परिचित हैं, इसके अंतर्गत आपकी सरसों आ जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं औद्योगिक फसलों के अंतर्गत तो तिलहन फसलों की अगर हम चर्चाएं करते हैं तो तिलहन फसलों के अंतर्गत हमारी सरसों आ जाती है, अलसी आ जाती है, अरंडी आ जाती है, सोयाबीन आ जाती है, मूंगफली आ जाती है, सूर्यमुखी आ जाता है, तो ये हमारे भारत के अंतर्गत तिलहन फसलें हैं। इन तिलहन फसलों के अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं वो आपकी सरसों है, अलसी है, अरंडी है, सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी है। ये जो है प्रमुख तिलहन फसलें हैं जिनका उपयोग जो है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगर हम इनकी एक की अगर के ऊपर की अगर चर्चाएं करते हैं तो सबसे पहले अगर हम सरसों की बात करते हैं, जो सरसों की जो फसल होती है उस सरसों की फसल के लिए अगर टेम्परेचर के मान की अगर हम बात करते हैं तो सरसों की फसल जो होती है वो हमारी खरीफ की फसल मानी जाती है। और इस सरसों के अंतर्गत जो लगभग जो तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर वर्षा की बात करते हैं तो 70 से लेकर 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ जलोढ़ जो मिट्टी होती है या लाल जो मिट्टी होती है उसके अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी के अंदर सरसों की कृषि की जाती है। अगर सरसों के अगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से हम अलसी की बात करें तो अलसी जो है वो भी एक तिलहनी फसलें हैं। इसके लिए भी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
और अलसी के लिए लगभग 70 से लेकर 150 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी इस अलसी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अलसी जो है का सर्वाधिक उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, इन सभी में किया जाता है। इसी तरह से हम अरंडी की अगर हम बात करते हैं तो अरंडी का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो गुजरात में किया जाता है। इसी तरह से हम सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसी तरह से हम सूरजमुखी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है। तो अगर उत्पादन की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्पादन जो है यहाँ महाराष्ट्र के अंतर्गत सर्वाधिक किया जाता है। अलसी की हमने अभी देखा, अलसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है। सरसों राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। अलसी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है। ये गुजरात के अंदर की जाती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर की जाती है। मूंगफली की अगर बात करते हैं तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है। तो हमारे सामने अभी हमने जो तिलहन फसलें रखी, जो तिलहन फसलें जो है वो भी हमारी औद्योगिक फसलों के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत आपके सरसों है, तिल है, अलसी है, अरंडी है, सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी है। इन सभी का जो लगभग जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो तापमान जो है वो लगभग 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। और लगभग 70 से लेकर 150 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इनके लिए जो है जलोढ़ दोमट मिट्टी, लाल काली दोमट मिट्टी के लिए जो है इन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम मूंगफली की अगर बात करते हैं तो मूंगफली के अंतर्गत हम जानते हैं कि मूंगफली जो है वो एक नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है। तिलहन फसलों के साथ साथ एक नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है। और अगर हम भारत के अंतर्गत मूंगफली के अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की अगर बात करें तो मूंगफली का जो उत्पादन है भारत के अंतर्गत गुजरात में सबसे ज्यादा किया जाता है। साथ ही साथ हम इसके तापमान की बात करें तो तापमान जो है इसके लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसके लिए वर्षा जो होती है वो लगभग 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट मिट्टी या काली या लाल मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और अगर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इसके उत्पादन जो है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से हमने तिलहन फसलों के बारे में जाना है। ये तिलहन जो फसलें हैं उन तिलहन फसलों के अंतर्गत हमने ये जो सारी तिलहन फसलें आपके सामने रखी हैं, इनकी अगर हम बात करें तो उनका उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन जो है सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सरसों की अगर हम बात करते हैं तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम अलसी की अगर हम बात करते हैं तो अलसी का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगर हम अरंडी की बात करें तो अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो एमपी में किया जाता है। अगर हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भी गुजरात में किया जाता है। अगर हम सूरजमुखी की अगर हम बात करें तो सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। ये इनके उत्पादन के क्षेत्र हैं। अगर इसकी भौगोलिक कारकों की बात करें तो इनके लिए जो टेम्परेचर की अगर मान की बात करें तापमान तो लगभग 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अगर वर्षा की अगर हम एवरेज औसत वर्षा की बात करते हैं तो 80 से लेकर 150 सेमी वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी के अंतर्गत जो है अलग अलग थोड़ी सी याद रखने की बात है। हालांकि टेम्परेचर और वर्षा का मान जो है सभी फसलों के अंतर्गत लगातार समान सा है। बाकी सरसों के लिए, अलसी के लिए, अरंडी के लिए जो है लाल दोमट या जलोढ़ प्रकार की मिट्टी, लेकिन सोयाबीन की फसल के लिए, मूंगफली की फसल के लिए और सूरजमुखी की फसल के लिए जो है काली मिट्टी या जो है आपकी लावा जो मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ये इस तरह से आपकी जो तिलहन फसलें हैं वो भी एक औद्योगिक फसलों के अंतर्गत आती हैं। और इन तिलहन फसलों का जो उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है वो मैंने आपके सामने रखा है कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, अलसी का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में,
अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, सोयाबीन का मध्य प्रदेश में, मूंगफली का गुजरात में, सूरजमुखी का महाराष्ट्र में। इस तरह से हमने आज प्रमुख औद्योगिक फसलों के बारे में जाना है कि कौन कौन सी प्रमुख औद्योगिक फसलें हैं और उनका क्या उपयोग है, और उपयोगिता के आधार पर हमने इन सारी बातों को समझा है। इस तरह से हमने आज औद्योगिक फसलें आपके सामने कंप्लीट की हैं। औद्योगिक फसलों के बाद में जो हमारी फसलें बचती हैं वो बचती हैं हमारी व्यापारिक फसलें या बागाती फसलें। इस तरह से हम जो है एग्रीकल्चर में उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार की फसलों को, जिसमें सबसे पहले खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों के बाद में औद्योगिक फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमने गेहूं को, चावल को, फिर मोटे अनाज को, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। इसके बाद में आज हमने औद्योगिक फसलों के अंतर्गत सबसे पहले कपास को, कपास के बाद में जूट को, जूट के बाद में हमने जो है गन्ने को, फिर उसके बाद में तिलहन फसलों का अध्ययन किया है। तो यहाँ हमारे महत्वपूर्ण है कपास। कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त कच्चा माल माना जाता है, और चीनी उद्योग के लिए जो कच्चा माल उपलब्ध कराता है वो गन्ने की फसल उपलब्ध कराती है। और जो हमारे गलीचा उद्योग है, रस्सी उद्योग है, सूतली उद्योग है, इनके लिए जो कच्चा माल जो होता है वो हमारा जूट या पटसन माना जाता है। धन्यवाद।